हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब हैं, और हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि डॉक्टर कलीमुल्लाह सिद्दीकी साहब तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ। बड़ा नाम है इनका लेफ़्ट के हवाले से, फिर वर्ल्ड जो इकानमी है उस पर बड़ी इनकी नज़र है, बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं। तो इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे भी आज हम फ़ायदा उठाएंगे, उनसे सवालात रखेंगे। जो रीजन की सूरत हाल है, शौकत कश्मीरी साहब हैं, अशफाक साहब हैं हमारे साथ, हलीम शफीक साहब हैं, यासर अरफात साहब हैं, हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। लेफ्ट के बड़ी इनकी जो है ना स्टडी है रिलीजन हिस्ट्री, और बड़े लवली हमारे कॉमरेड हैं। टिक्का खान ताहिर साहब हैं, मुत्तहदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है सेंट्रल। तो शौकत अली कश्मीरी साहब में आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है कश्मीर में टेररिज्म का, पहलगाम में, जिसमें 26 इनोसेंट टूरिस्टों को टारगेट किया गया, और आप देखिए कि उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और खदशा यही है कि उस खित्ते में जंग हो सकती है। और हिंदुस्तान ने तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से जो आर्म फोर्सेस है उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो हम समझते हैं कि जंग शुरू करना तो इंतहाई आसान है, लेकिन वो कितनी फैलती है ये फिर किसी के बस में नहीं रहता, और ना शायद मोदी जी के कंट्रोल में रहेगा, ना शहबाज शरीफ, और उसकी जो तबाहकारियाँ होंगी दोनों साइडों पे इनोसेंट लोग मरेंगे। हम तो टेररिज्म को आउटराइटली डिनाउंस करते हैं दुनिया के किसी भी खित्ते में, और इनोसेंट लोगों को मारना मैं समझता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा क्राइम कोई है ही नहीं। और कश्मीर में जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उसमें हमारी पार्टी ने, मुत्तहदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने उसको स्ट्रांगली कंडेम किया, अपनी सिंपैथीज एक्सटेंड की जो विक्टिम फैमिलीज थी। तो इसी पे आज हम अपनी डिबेट्स को रखेंगे। तो आप बताइए कि जो कश्मीर में हुआ और उसके बाद जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है या पाकिस्तान ने उस पे जो अपना मौक़िफ़ रखा है, तो आप किस तरह देखते हैं कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग की सूरत हाल, आप समझ लें कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो सो कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो हिस्टोरिकल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करती है, उस पे जंग की सूरत हाल है बिल्कुल। और ये खदशा किया जा रहा है कि ये पूरी जंग इस खित्ते में बढ़ेगी, और जिस तरह इंडियन फोर्सेस अपना बिल्ड अप कर रही हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस बॉर्डर पे इकट्ठा हो रही हैं, तो एक खदशा है कि बहुत बड़ी जंग होगी। उसमें चाइना का भी फैक्टर है, उस तरफ भी आएंगे सवालात, हम रखते जाएंगे, डिबेट आगे होगी। तो आप शौकत साहब प्लीज़ इस पे अपना मौक़िफ़ दीजिए कि आप क्या समझते बहुत शुक्रिया नासिर अजीज साहब। आपने अपने इंट्रो में पहलगाम के वाक़े पे जो रोशनी डाली, और विक्टिम के जो अजीज़ व अकारिब हैं, उसके उनके साथ जो सिंपैथी और जो कंडोलेंसेस शेयर की हैं। यकीनन हमने तो पहले दिन भी इस वाक़े पे अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था कि टेररिज़्म मसाइल को और बढ़ाता है। मसाइल सुलझाने में ये टूल कभी भी मददगार साबित नहीं हुआ। और टेररिज्म की भी कश्मीर के अंदर एक पूरी एक हिस्ट्री है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात की जो सेंसिटिविटी है, उसमें सबसे बड़ा इशू जो है, यानी जो इनके नॉर्मलाइजेशन में जो फैक्टर है, वो टेररिज्म है। वरना दोनों तरफ है, एक ख्वाहिश तो आवाम की सतह पे भी, सिविल सोसाइटी की सतह पे भी मौजूद है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो क़यादतें हैं वो तमाम ही रीजनल इश्यूज़ को बामी गुफ्तगू के ज़रिए पीसफुली हल करें। चूँकि कन्फ्लिक्ट हमेशा लोगों के लिए मसाइल पैदा करते हैं, और कन्फ्लिक्ट्स का ज़्यादा देर तक रहना वो बेसिकली लोगों के इज़हान पे भी उसके बुरे असरात मरतब होते हैं, और एक ऐसी फ़ज़ा रहती है जिसको अमूमी तौर पर कहा जाता है कि वॉर लाइक सिचुएशंस। या पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 2 बल्कि 3 जंगें भी हुई हैं, लेकिन 1965 की तबाहकारियाँ
उस जंग की तबाहकारियों से सभी लोग आगाह हैं, इसमें कितने बड़े पैमाने पे डिस्प्लेसमेंट हुई, खानदान जो है वो हिजरतों पे मजबूर हुए, महफूज पनाहगाहों की तलाश में कई लोग सफ़र में ही या पनाहगाहों की तलाश में ही लुक़मा अजल बन गए, और एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो इन जंगों के नतीजे में डिस्प्लेस हो जाती है और फिर उनको अपनी जन्मभूमि नहीं मिल पाती, क्योंकि सिचुएशन कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुई है। हम ये होप करते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क़यादतों ने जो 1972 में एक एग्रीमेंट किया, एक ट्रीटी साइन की, जिसे अमूमी तौर पर कहा जाता है कि शिमला एग्रीमेंट, हम लोगों को ये तवक्को थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो इन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि बायलैटरल नेगोशिएशंस के ज़रिए हम इस मसले को हल कर देंगे, लेकिन 1988 में एक प्रॉक्सी वॉर का जब आगाज़ हुआ तो आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो शिमला एग्रीमेंट था उसकी स्याही फेड होना शुरू हो गई, और कई तजियाकार ये कहने में हक बाजानब थे कि शिमला एग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया जा रहा है। बाय लेटरल नेगोशिएशंस के ज़रिए, बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए मसाइल को हल करने के लिए 1972 के बाद हमने कोई संजीदा ऐसी कोशिश नहीं देखी। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लिए गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में कुछ पीस के हवाले से पेशरफ्त हुई। वो पाकिस्तान लाहौर तशरीफ़ लाए और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ साहब थे, और मनारे पाकिस्तान में खड़े होके उस प्रोपेगेंडे का उन्होंने जवाब दिया कि ये जो लोग यहाँ आम तौर पर जंगों को छेड़ने के लिए पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया, तो उन्होंने बहुत वजह उस वक्त कहा था कि मद्दी दुनिया में तो ये मुमकिन नहीं है कोई अपना दिल और दिमाग निकाल के किसी दूसरे को देखे कि इसमें नफ़रत कितनी है या इसमें मोहब्बत कितनी है, इसमें किसी वजूद को मानने का कितना शऊर है और कितना शऊर नहीं है। लेकिन मैं बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये ऐलान करता हूँ कि हम पाकिस्तान के वजूद को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, और हमारी जानब से कभी पहलकारी पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ नहीं, माजी में भी नहीं हुई और आइंदा भी नहीं होगी। वर्ड्स की वार को वजूद के साथ वाबस्ता करना ये कोई दुरुस्त सोच नहीं है, और सारे ही पाकिस्तान में सवाए उन लोगों के जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो टेररिज्म के साथ या मजहबी इंताब संदी के साथ जुड़ी थी, उन्होंने उस पीस एग्रीमेंट को तस्लीम करने के बजाय उन्होंने एक मज़ाहमत का रास्ता भी अख्तियार किया। आपने देखा होगा जमात इस्लामी और कई एक मजहबी तंजीमों ने प्राइम मिनिस्टर की आमद पर पाकिस्तान में मुजाहरे भी किए, बल्कि 6 लोगों की उसमें जान भी चली गई। ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में आर्मी का एक अलग से माइंडसेट है, और उस वक्त भी जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान की सारी ही क़यादत जो है वो वहाँ उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने सलामी देने से इनकार कर दिया और वो लाहौर नहीं गए। ये सारे तारीख के वो वाक़यात है जिससे ये पता चलता है कि एक तरफ तो सिविल सोसाइटी है पाकिस्तान की और उसके जो नुमाइंदे हैं वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन हालात का जबर ऐसा है कि दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी का स्पेस कम होता रहा और जंगबाज कुत्तों के लिए स्पेस खाली रहा, या उनका स्पेस बढ़ता गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने अपने माइंडसेट को बदला नहीं। और एक जो थे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे
यूसुफ रजा गिलानी, तो ऑन द फ्लोर उन्होंने ये इजहार किया कि देखिए अगर मसला कश्मीर, अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि सारे फसाद की जड़ जो है वो मसला कश्मीर है, लेकिन उन्होंने ऑन फ्लोर, असम्बली के फ्लोर पे कहा कि मसला कश्मीर अगर हल भी हो जाए और हमारे जो वाटर के इश्यूज हैं वो हल नहीं होते तो ये जंग फिर भी जारी रहेगी। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो एग्रीमेंट, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, साइन करने के बाद भी हमेशा पाकिस्तान में ये एहसास पाया जाता रहा कि हमारा हक जो है वो ज़्यादा दरियाओं पे था और हमें कम दरियाओं का पानी मिला। और यही हिंदुस्तान में भी कई एक नकात थे जो इस ट्रीटी के इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को ज़्यादा हिस्सा दिया गया, और वो जो जिनकी सरजमीन से ये पानी निकलता है वो इस ट्रीटी में भी नज़रअंदाज है कि चूंकि कश्मीर का चाहे वो हिस्सा हो या कश्मीर का ये हिस्सा हो, उसमें हम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी अपने ही दरियाओं का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही दीगर जो हमारी जिसमें तरक्की वाबस्ता है उस पानी को उसके अपने ही शहरियों जिसके वो असल मालिक थे, ना उस वक्त किसी ने एतमाद में लिया और ना बाद में। आज इस पहलगाम इंसिडेंट जो ट्रेजिक इंसिडेंट है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक्ट जो है वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्योंकि पीसफुल विजिटर्स को, सयाहों को जो अपना इस तेज़ रफ्तार दुनिया के अंदर कुछ वक्त बिताने के लिए किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो उनको तो उस की खूबसूरती से, उस सैर व तफरी से एंजॉय करने का पूरा हक और पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतज़ार कर रही है। और इस वाक़े की जिस तरीके से, ठीक है, बैनुल-अक़वामी दुनिया ने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान फ़ौरन अपने अपने महाज़ों पे खड़े हो गए और उन विक्टिम्स को के साथ वो सिंपैथी अभी पूरी तरीके से डिलीवर भी नहीं हुई थी, उनकी इंकरेजमेंट के लिए कोई ऐसे इक़दाम भी नहीं किए गए थे, तो एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई। मैं तो हमेशा ही ये कहता हूँ कि जंगे मसलों का हल नहीं है, और बकौल साहिर लद्यान जी जो बहुत तरकीब पसंद, प्रो पीपल, प्रो रीजन के एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि जंग तो खुद एक मसला है, इंसानों के लिए मसला है, चरिंद परिंद के लिए मसला है, आबो हवा के लिए मसला है, ये मसाइल को हल नहीं करता। और ये जो दोनों सोसाइटीज़ हैं, इन सोसाइटीज़ के अंदर जो अमूमी मसाइल हैं वो इतने गहरे हैं, जिसमें बेरोज़गारी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो तेज़ रफ्तार अमल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और कारपोरेट ने अपने अपने मफादात के लिए, अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए वो जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर पूरा नफ़ा सिर्फ अपनी हिस्सेदारी इस तरह वसूल करते हैं कि जिससे मिडिल क्लास में इजाफा होने के बजाय दिन ब दिन मिडिल क्लास है कम होती जा रही है। तमाम तर बुलंदबांग ढाबों के पाकिस्तान में लोग या हुक्मरान कहते हैं हमारी मईशत जो है वो स्टेबल होने वाली है, लेकिन आप देखिए कि एक माह के बाद फिर एक एग्रीमेंट IMF के साथ होगा, और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से वो नहीं हो पाया तो पाकिस्तान के अंदर जो माशी बुरान पहले से मौजूद है वो कितना शिद्दत अख्तियार कर जाएगा, इसका अंदाज़ा तो संजीदा लोग ही समझते हैं, लेकिन हुक्मरान चूँकि वो तो या तो अपनी नफ़रतों में ज़िंदा हैं या अपने मफादात के ताबे उनके सारे गमियाँ और खुशियाँ हैं। तो जहाँ कहीं भी उनके मफादात को ज़क पहुँचने का खर्चा होता है तो उनके माथों पे तो शिकन आ जाती है, उनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, लेकिन कभी भी हमदर्दाना तरीके से कि इस रीजन के क्या मफाद है, इस रीजन के अंदर बसने वाले लोगों को किस तरह के हुकूक मिलना चाहिए, कितना उनके लिए स्पेस क्रिया। मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कलीम सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ, इनका इकोनॉमी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उस पर बड़ी गहरी नज़र है, और मैं यही सवाल इनसे रखूँगा
कि आया क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी उनको ये इजाज़त देती है या वो अफोर्ड करते हैं कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान कितने अरसे तक सस्टेन करेगा, और इसमें फिर चाइना का क्या रोल रहेगा, और हिंदुस्तान के जो अपने हालात हैं, तो आया हिंदुस्तान को जंग तो किसी भी कंट्री को कभी भी सूट नहीं करती, लेकिन आपको पता है जब जंग होती है तो फिर कहीं दहियाँ मुल्क की जो इकानमी, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, वो उसका पहिया पीछे चला जाता है। तो आप किस नज़र से देखते हैं कि आया ये जंग होने जा रही है, ये नागज़ीर हो चुकी है कि होगी जंग, या ये फिर पीस की तरफ जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और दोनों मिल बैठ के ये जो टेररिस्ट थे, जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको सज़ा देने के लिए अमली तौर पे कोई काम करेंगे, स्टेप्स उठाएंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। पहली बात है, ये पहलगाम में जो हुई टेररिज्म, ये कंडेमेबल है, और ये टेरर प्रॉब्लम से कोई सॉल्व नहीं होता, कोई हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं। और टेरर लड़ाई शुरू होती है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने लड़ाई शुरू किया, लेकिन इसका एंड गेम क्या है उनकी समझ में बाहर है। उसी तरह हिटलर ने शुरू किया और हम जानते हैं एंड क्या हुआ। तो एंड कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन शुरू में आप शुरू कर देते हैं। एनीवे, मेरा इस पे दो एरिया, एक तो इंटरनल फैक्टर देखना चाहता हूँ, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर देखना चाहता हूँ। एक जो है, देखिए इंटरनल फैक्टर पहले कि इंडिया की इंटरनल, उसमें दो है। एक तो ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशन और सोशल सिचुएशन क्या है। जाहिर बात है, इंडिया में जो है इस वक्त जो दाएं बाजू आरएसएस बीजेपी है, इनका एक बयान यह है कश्मीर के ऊपर लेकर के, और एक सोशल इशू। पहले सोशल हल्का बताता हूँ। मैं दोनों मुल्कों में गया हूँ, मैंने लेक्चर दोनों जगह दिया, इंडियन यूनिवर्सिटी में भी दिया है, पाकिस्तान में भी कायद आजम पंजाब यूनिवर्सिटी और कोयटा वगैरह, लाहौर कराची यूनिवर्सिटी में भी गया, लेक्चर दिया 2 बार। और मुझे एहसास हुआ कॉमन लोगों से इंटरेक्ट करके, वहाँ ट्रेड यूनियन लीडर से, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और एकेडमिक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स वगैरह से बात की मैंने। वहाँ बड़ी गर्मजोशी एक दूसरे से मिलना चाहते हैं दोनों लोग। वो चाहते हैं आपस में ट्रेड हो, इकोनॉमिक रिलेशंस हो, और कोई हेट कुछ नहीं है। मीडिया में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर वक्त लोग वार के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पब्लिक से आप इंटरेक्ट करें तो बिल्कुल डिफरेंट है, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने खुद देखा, इंडियन सिख लोगों से मिला हूँ मैं दिल्ली में, तो वहाँ वो गए पाकिस्तान, तो उनको लाहौर में बड़ा वेलकम लोगों ने किया वहाँ, और उनको फ्री खाना खिलाया और घुमाया वगैरह। लेकिन एनीवे, तो अब इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं, इंडिया में क्या है। पॉलिटिकल फैक्टर यह है कि इंडिया में इलेक्शन है और बीजेपी पिछले 15 साल से रूल करी, 14-15 तीसरी बार जीत के आई है। तो क्या हुआ साहब, उसने कहा था कि हम आते ही अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे, करप्शन दूर कर देंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। ये तीनों में ये फेल हो गए। क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट। देखें, मैंने इस पे कई रिसर्च पेपर पब्लिश किया इंटरनेशनल एकेडमिक जर्नल्स में कि इंडिया में जो प्लान्ड इकॉनमी थी, उसमें ग्रोथ रेट इकोनॉमिक स्लो था। उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं कि 3% से अराउंड था, 2.93% था पर ईयर एनुअल। आज जो ग्रोथ रेट है वो 5% अराउंड है, लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ है। ये ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है और शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ रही, वैल्यू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक वो ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, उसमें 500 बिलियन लग रहा है, लेकिन उसमें जॉब जो है 20,000 50,000। अब देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है आईटी टेक्नोलॉजी है, उसमें जो है 1 मिलियन लोग काम करते हैं, जबकि वो प्रोड्यूस करती है वैल्यू, इंडिया की 35% वैल्यू प्रोड्यूस करती है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन उसका है, लेकिन जॉब जो 1 मिलियन है। कुछ जॉबलेस ग्रोथ ये है, तो इससे इंडियन इकोनॉमी बड़ी क्राइसिस में, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई नहीं हो पाया। मैंने अभी एक रिसर्च, अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि इंडिया में क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर इंडिया का है वो लेस देन 3% है, 2.6% है, जबकि चाइना का 18% है, सॉरी चाइना का 19% है, अमेरिका का जो है उससे कम है। तो ये देखिए दोनों में, तो चाइना, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो नहीं हो पाया और जॉब इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं बढ़ पाई। तो जो हमारा प्लान्ड इकॉनमी था उसमें जॉब क्रिएशन ज्यादा था, ग्रोथ रेट कम था। इसमें जो है जॉब क्रिएशन 0 है और जो है ग्रोथ रेट ज्यादा है, जो न्यू लिबरल इकोनॉमी है जो 91 से जो हुई है। अच्छा, ये बात है। तो इसमें क्या हुआ न्यू लिबरल इकोनॉमी में कि इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। जो 20% जो बॉटम है उनकी जो इनकम है और गिर गई है, जो
1 to 10% जो टॉप एलिट है उनकी इनकम बहुत बढ़ गई, उनका वेल्थ इनकम बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें इंडिया गवर्नमेंट वो कहती है कि हम टैक्स कंसेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टैक्स लगाएंगे तो दूसरे मुल्क में आप भाग जाएंगे, इसलिए हम आपको वेलकम करते हैं, आप यहीं पढ़े रहें, बल्कि सब्सिडी भी लें और यहीं पढ़ रहें। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उनको कैपिटलिस्ट को ग्लोबलाइजेशन बहुत छूट मिल गई, जब चाहे जहाँ चाहे इन्वेस्ट कर, जब चाहे पैसा निकाल के लेके दूसरे मुल्क में चला जाए। तो ये सब इंडिया में हो रहा है, तो इससे इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है और ट्रेड यूनियन राइट्स वगैरह खत्म हो गया है और ये सब कुछ बहुत चेंज कर रहे हैं। वर्किंग क्लास पे बहुत अटैक है न्यू लिबरल इकोनॉमिक उसकी वजह पॉलिसी की वजह से, जबकि जो है सोशल सिक्योरिटी वगैरह सब पे कर्टेल हो रहा है, वेलफेयर से जो भी कुछ थोड़ा बहुत इंडिया में शुरू हुआ तो वो कम हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो अमेरिकन जो इंपीरियलिज्म वो चाहती है कि इंडिया जो है और करीब उसके आ जाए, उसके लिए वो चाहते हैं कि वार हो ताकि इंडिया और इंपोर्ट करे अमेरिका से वेपन वगैरह जो है, क्योंकि अमेरिका जो इस वक्त वेपन का बहुत बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर है, उनकी बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है वेपन इंडस्ट्री, जिसको आर्म इंडस्ट्री जो उनकी है, आर्म कॉर्पोरेट। तो ये वो भी चाहते हैं, अमेरिकन भी चाहते हैं खित्ते में थोड़ा टेंशन रहे ताकि इंडिया को हथियार बेचें, इंडिया उनके दबाव में भी रहे। तो ये भी चाहते हैं थोड़ा सा अनस्टेबल सिचुएशन रहे, जितने गरीब मुल्क हैं उसमें अनस्टेबल रहे ताकि अमेरिका उसको और डोमिनेट कर सके। वो अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट भी करते हैं और उसके बाद फिर अमेरिका जाता है उनको सोल्यूशन भी ढूंढने के लिए कहता है। एनीवे, तो ये सब सिचुएशन है। तो इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन भी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। मोदी ने कहा था हम जो अच्छा है, दूसरी बात मोदी ने एक काम और किया है, पहले जो हमारे यहाँ हर साल लाखों यूथ को रिक्रूट करते थे नॉर्थ इंडिया से, ये हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से आर्मी में रिक्रूट करते, तो वो भी उन्होंने उसको रोक दिया है। और तो यूथ में बड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। जॉब वगैरह में उन्होंने रिक्रूटमेंट वगैरह पब्लिक सेक्टर में बहुत कम कर, चूंकि जो पब्लिक सेक्टर इंडिया में प्राइवेटाइज हो गई है न्यू लिबरल रिजिम की वजह से। तो प्राइवेटाइजिंग वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो उसमें रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गया है पब्लिक सेक्टर में जो है। जैसे अमेरिका में अभी देखिए न्यू लिबरल के तहत ट्रंप ने आते ही उनके एजुकेशन सिस्टम जो सेंट्रल था उसको उन्होंने बंद कर दिया है। हर स्टेट में एजुकेशन सिस्टम होगा, सेंट्रल जो एजुकेशन सिस्टम था उसको उन्होंने बंद कर दिया है, ताकि मिलियंस ऑफ लोगों को उन्होंने जॉब से निकाल दिया है। तो इसी तरह इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर जॉब जो है कम हो गया। तो इसका भी बड़ा असर पड़ा यूथ के ऊपर, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है। तो वो चाहते हैं रिलीजियस जुनून में, टेंशन में बनाएं। लेकिन जो है ना, जो इंडिया की बुर्जुआजी है वो वार में इंटरेस्टेड नहीं है रियली। ऐसे नहीं, जो लुम्पन एलिमेंट वो सब हैं, लेकिन इंडियन बुर्जुआजी नहीं, क्योंकि वो चाहती है, क्योंकि इंडिया का काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडिया में इनफ्लो हो रहा है कैपिटल का, चाइना से ट्रेड बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्रॉफिट बढ़ रहा है उनका। तो वो चाहते हैं इंपीरियलिज्म से उनका अलायंस बढ़े और चाइना के साथ भी उनका अलायंस बढ़े, क्योंकि जो इंडिया में आजकल अपॉर्चुनिटी, अब जैसे एप्पल है, इस वक्त एप्पल जो है वो स्मार्टफोन जो बनाता है 20%, 1 in 25%, 1 in 4 जो है वो जो है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है ग्लोबल मार्केट के लिए। तो वो चाहते हैं कि और इससे बढ़े, 10% और बढ़े। वो बहुत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम इंडिया में वो 5-6 मिलियन जो है और जॉब क्रिएशन करें। तो इसके लिए चाहिए जो कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो, तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, उसके लिए क्या है, लेकिन वो चाहते हैं, ये है इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई चेन उसका बॉटलनेक है। क्या है कि जो सेमीकंडक्टर वगैरह इंडिया में नहीं है, तो वो चीन से इंपोर्ट करते हैं। चीन के पास है, चीन सस्ता भी है, जो रेयर अर्थ मटेरियल वो भी चीन के पास है, इंडिया के पास नहीं है। तो अगर इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है अभी भी लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके लिए चीन का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन जो है उसके पास वो सब सप्लाई वगैरह नेट वो सब कुछ है। तो इंडिया को इसलिए चीन से लड़ाई इंडिया को सूट नहीं करती, मतलब चीन को एंटागोनाइज करना, और चीन भी नहीं एंटागोनाइज करना चाहता। और जो है चूंकि चीन देख रहा है इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट फ्यूचर है, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर है, और जो है तो ये सब है। तो इसलिए जो है एक्सटर्नल फैक्टर जो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर जो दोनों है, इकोनॉमिक जो है वो कंड्यूसिव नहीं है, वो कंड्यूसिव नहीं है लड़ाई के लिए। लेकिन टेंशन रहेगा ताकि जो है। लेकिन आप पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं? आया वो लड़ाई कर पाएंगे या कितने अरसे तक सस्टेन करेंगे अगर लड़ाई छिड़ जाती है? देखिए, दोनों पाकिस्तान इंडिया में थोड़ा फर्क है इकोनॉमी में। चूंकि इंडिया में इस वक्त $650 बिलियन जो उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, तो इंडिया जो है कोई डेफिसिट और कोई वर्ल्ड बैंक से कोई बारोड नहीं कर रहा है। इंडिया के पास बहुत ज्यादा सरप्लस कैपिटल है, समझा आपने? तो काफी जो है,
और इंडिया का जो पॉजिटिव अपबीट है इकोनॉमी के बारे में 6% ग्रोथ हो रहा है। पाकिस्तान का क्या है, एक तरफ पॉपुलेशन आपकी इंडिया से ज्यादा बढ़ रही है, आपका 2.4 बढ़ रही है, इंडिया का 1.8 पर ईयर, मैंने उसको एक आर्टिकल में लिखा है। तो क्या हुआ, पाकिस्तान पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका जो है ग्रोथ रेट क्या है 1.5%। तो इनस्टेबिलिटी जो है, पाकिस्तान जो रूलिंग एलिट है वो चाहते हैं लड़ाई झगड़ा हो ताकि उसको डाइवर्ट कर सकें, मासेस को इकट्ठा कर सकें। और आपका जो रूलिंग जो मिलिट्री है वो बहुत ही अनपॉपुलर है आपके कंट्री में जो है, और जो है वो चाहते हैं लड़ाई करना, लेकिन जो मासेस नहीं चाहती, क्योंकि लड़ाई होगी इन्फ्लेशन होगा, आपकी ग्रोथ रेट कोलैप्स कर जाएगा, आपको फॉरेन का वो आपका डेट और बढ़ जाएगा, मासेस को और क्राइसिस होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, एकदम बैंकक्रप्ट वर्ज पे है। एलिट कोई टैक्स नहीं देता, जो बड़े बड़े कारपोरेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है नहीं क्योंकि वहाँ टेररिज्म फैला हुआ है, और जो है पाकिस्तान जो है बहुत ही ज्यादा बैंकरप्सी के वर्ज पे है। और आपके एग्रीकल्चर ग्रोथ में बताऊं, इंडिया जो है, एक मिनट, 1950 में 47 में जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आपका पंजाब को मैंने इस पे स्टडी किया, पब्लिश भी किया है। क्या हुआ, हमारे इंडिया की एवरेज जो वो थी जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर लैंड की, कल्टेबल लैंड की एवरेज जो है नॉर्थ वेस्ट यूपी और हरियाणा और पंजाब की, उस वक्त जो पाकिस्तानी पंजाब बना उसकी डबल थी हमारी प्रोडक्टिविटी से, इंडियन प्रोडक्टिविटी से। आज इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट है फूड प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट भी करता है वीट, और पाकिस्तान की जो इंडिया से 40-50% कम है, चाइना से 1/3 है आपकी। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ प्रोडक्टिविटी के ऊपर, हो कोई इरिगेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई सब्सिडी नहीं देगी, जैसे इंडिया में बहुत सब्सिडी देगी फार्मर्स वगैरह को, और वहाँ उन्होंने एक प्राइस फिक्स किया। उस पहले मैं बात कर रहा हूँ 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन कह रहा हूँ के ज़माने में। आपके पाकिस्तान में जो है इकोलॉजिकल बहुत बड़ा क्राइसिस है, लैंड की फर्टिलिटी गिर गई है, सैलिनेशन बढ़ गया है, और बहुत ही क्राइसिस एग्रीकल्चर में है, जो कि 40% आपका जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। 40% आपकी पॉपुलेशन 50% रिलाई करती है एग्रीकल्चर के बारे में, और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि पब्लिक गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करती, पैसा ही नहीं है, टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो आपकी एग्रीकल्चर बहुत क्राइसिस में है। फार्मर्स जो है वो क्या कर रहे हैं कि जो प्राइस नहीं कर रहे हैं तो उसको जो है गवर्नमेंट नहीं खरीद रही है, तो उसके फार्मर्स बहुत एग्रीकल्चर क्राइसिस में है। इंडियन एग्रीकल्चर क्राइसिस में है, लेकिन पाकिस्तान का बहुत प्रॉब्लम है। आप फूड इंपोर्ट बाहर से करते हैं, उसमें कमीशन लेते हैं, बहुत ही डेंजरस मामला है। और वो चाहते हैं वो जो है बड़े बड़े एजेंट हैं हमारे इंडिया में, एग्रीकल्चर डिफरेंट है, उसकी क्राइसिस डिफरेंट है। जी 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 बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा पाकिस्तान में तो ये जो शहबाज शरीफ हैं जी, इन्हीं के दौर में आर्मी को 4.4 मिलियन एकड़ अराजी दी गई है एग्रीकल्चर के लिए जी। पहले तो हर वो फील्ड में थे ना, वो कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, फास्ट फूड भी बनाते हैं, सारा कंस्ट्रक्शन भी जी, एग्रीकल्चर से थोड़े दूर थे, तो अब उसमें भी वो कूद पड़े। जी, तो ये तो खैर पूरा वो मुल्क ही वो चला रहे हैं। अगर मुझे 1 मिनट मौके दें जी आपको जी, 1 मिनट मैं फिर वापस आपकी तरफ आऊंगा। नहीं आप करें। अच्छा, थैंक बात करें। देखिए, एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा है अखबार में कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं एग्रीकल्चर के इस एरिया में, ये बहुत ही डेंजरस है। इसके बारे में रियली मैंने स्टडी की है, पब्लिश किया है मैंने, करीब इसमें 10 साल लगाए। सेंट्रल अमेरिका के बारे में वो बहुत बड़ा पेपर पब्लिश हुआ है इंडिया में, और काफ़ी लोगों ने पढ़ा, एकेडमिक जर्नल्स में हुआ। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो है बहुत ही फेमस बॉम्बे का जर्नल है, उसमें मैंने पब्लिश किया है। उसमें मैंने ये कहा सेंट्रल अमेरिका जो है, जो मैक्सिको और पनामा के बीच में जो जितने मुल्क हैं, वहाँ अमेरिका ने बाहर से कैपिटल इन्वेस्ट किया है एग्रीकल्चर के बारे में। उससे क्या उसका रिजल्ट क्या निकला, बहुत ही बुरा रिजल्ट निकला। मैंने उसमें दिखाया है कि जो है अमेरिका ने जो किया है पिछले 50 सालों में क्या निकला है। वहाँ से सीड ठीक है, एग्रीकल्चर में उन्होंने कैश क्रॉप में इन्वेस्ट किया, बनाना और एप्पल दुनिया भर को बेच रहे हैं वहाँ से पैदा करके, उस पर जो प्रॉफिट आया वो अमेरिकन कॉरपोरेशन को अमेरिका पहुँच गया, लोकल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हुआ। उसके बदलिए उन्होंने इकोलॉजी क्राइसिस क्रिएट किया है, इनइक्वालिटी बढ़ गई है, नेटिव को डिस्प्लेस कर दिया है, पानी उनका चोरी कर लिया, पानी सब जो अमेरिकन वो यूज करते हैं, उनका फार्मर को उन्होंने जो बैरन लैंड थी, बेकार लैंड थी, सूखी लैंड, वहाँ डिस्प्लेस कर दिया है। जैसे आयरलैंड में 1840s में हुआ था, जिसको आयरिश फेमिन कहते हैं, उससे 1/3 पॉपुलेशन मर गई इस डिस्प्लेसमेंट से, कैश क्रॉप डेवलपमेंट, जो पोटैटो में जो वो डिजीज पैदा हो गए थे, आयरिश लोग मर गए, बरतानिया गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की। तो पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, 15 साल पहले अमेरिका में सऊदी अरब ने एक इलाका है, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ उन्होंने लीज पे लैंड लिया था, फोडर कैमल के लिए फोडर
कैश क्रॉप पैदा करने के लिए। तो वहाँ पानी उन्हें लेते थे ये सऊदीज जो है, और वहाँ उन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह से करके वहाँ काफ़ी घास पैदा करते थे और सऊदी अरब ले आते थे उसको, जो भी चीज़ें थी। बहरहाल तो क्या हुआ कि वहाँ के लोकल, चूंकि फार्मर, अमेरिका में बहुत बड़ी लॉबी है वो, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमारा सब पानी वहाँ जा रहा है और उससे बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह है, हमारा बहुत लॉस हो रहा है एग्रीकल्चर का। तो उन्होंने उसको उन्होंने सऊदी से कहा कि आप यहाँ बंद करें। तो पाकिस्तान जो है कोई बहुत स्ट्रांग स्टेट नहीं है, अमेरिका में तो बहुत रिच स्टेट है, वो डिफरेंट मामला है। तो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं वेलकम करना चाहिए, क्योंकि उससे पाकिस्तान में डिस्प्लेसमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी डेंजरस फॉर लोकल फार्मर। और ये कोई आपका सोल्यूशन नहीं है, एग्रीकल्चर क्राइसिस का कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इशफाक साहब, आप बात करेंगे? अच्छा, नहीं अगर बात करना चाहते हैं तो ठीक है। मैं इसके बाद जो है ना, अलीम शफीक जराल साहब हैं, तो उनसे ये सवाल जो अभी रिसेंट जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात चल रहे हैं, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं? थैंक यू नासिर साहब, बड़ी डॉक्टर साहब की बातें सुनी मैंने, क्योंकि इकनॉमिक मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था। जो मैंने पढ़ा वो पढ़ाया नहीं जाता, जो पढ़ाया जाता है वो मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन जंग के बारे में जो बात है, पहली बात है कि दहशतगर्दी कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी मज़हब वाले हों कि मज़हब के अगेंस्ट हो, ये काबिल मजम्मत है। ना ही कोई भी इंसान, इखलाक, मज़हब इजाज़त नहीं देता। अगर कोई ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो उसके अंदर हर दो फरीक को एक दूसरे को उसके एविडेंस देने पड़ते हैं, बताना पड़ता है भी ये आपने किया या मैंने किया। जब इंसानों की लड़ाई होती है बताते हैं कि लाठी किसने मारी और खंजर किसके पास है। तो अगर इंडिया में ये वाक़या कश्मीर में हुआ, हम तो पहले तो मजम्मत करते हैं। जंग होनी भी नहीं चाहिए, जंग किसी मसले का हल ही नहीं है। आज जो यंग जनरेशन वहाँ पे वो जो सोशल मीडिया पे जंग की हमायत करती है, उनने कभी जंग ज़िंदगी में देखी नहीं है। उनको पता ही नहीं है जंग क्या है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 जंगें अपनी आंखों से देखी है, 65 और 71, और पता है कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या उसका नुकसान हुआ, पाकिस्तान का हुआ, हिंदुस्तान का, लोग मरे, ये सब कुछ हुआ। लेकिन दूसरे मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों मुल्कों को आपस में मुज़ाकरात, एक इंक्वायरी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, कि ये किसने किया, उसको वो फैक्ट्स ढूंढेंगे। उसके बाद दुनिया भी अभी चाहती नहीं है। और अगर जंग मुसल्लत हो किसी पे भी, पाकिस्तान उन पे करे या हिंदुस्तान उन पे करे, तो दूसरे को उसका जवाब देना पड़ेगा। लाजिमी बात है कि उनकी पब्लिक है। मोदी साहब जो है वो इस वक्त अगर अंडर प्रेशर है, तो इसलिए कि भाई आपके यहाँ ये मामला हुआ है तो आप इसका कोई ना कोई रिएक्ट करें, जवाब दें। उससे अपनी आवाम को जवाब देना है, इलेक्शन हो या कुछ भी हो अपने मुल्क के अंदर तो होता है। और पाकिस्तान को यह है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई अटैक होगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। और ख़तरनाक बात यह है कि दोनों मुल्कों के पास एटम वेपन्स हैं, और दरमियान में हम कश्मीरी हैं। जंग अगर होती है तो सबसे पहली जो जंग होगी वो कश्मीर के बॉर्डर्स पे ही होगी। और जंग फिर वही वसाइल की है कि अगर उन्होंने पानी बंद किया तो उन्होंने कहा जी हम इस पे एटमी मिसाइल मार के तो डैम ही तोड़ देंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और ये सबसे खतरनाक चीज़ है। जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, जो दुनिया है, जो ताकतें हैं, इनको चाहिए कि इनके दरमियान एक सिटिंग कराएं, इनको एक दूसरे को दोषी एक्सचेंज करें कि ये है, फिर उसको सजा दें। जिसने भी ये जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जंग का हाल तो नहीं है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो दूसरा उसका जवाब जरूर देगा, और देना भी चाहिए। थैंक यू जनाब। ये तो खैर वही मुल्क डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन यह है कि मैं पिछले जो तजिए, जिस तरह आपने कहा ना, अभी डैम का आपने जिक्र किया, तो मेरे उसमें आया जी। तो फैसल वोडा एक थे जो सेनेटर है, सेनेटर हैं, और पहले वो मिनिस्टर रहे जी। और यही वाटर और इसके जो आबी रिसोर्सेज हैं इनका, वो भी बैठे हुए टीवी पे कह रहे थे कि जी अगर उन्होंने पानी बंद किया तो हम उस पर स्ट्राइक करेंगे, डैम तोड़ देंगे। आप इनको ये नहीं पता, मैं सॉरी टू से, कि मतलब आप जिस जगह पे रह रहे हो पाकिस्तान में, तो पानी जो निकलेगा डैम से तो वो तो आपके सिंध और पंजाब में आएगा, तो आप तो वैसे भी बह जाओगे उस पानी में। लेकिन इस तरह के लोग उन्होंने टीवी पे बैठाए हुए हैं। जावेद चौधरी के मैंने तजिए सुने, फैसल बोडा के, और बेशुमार लोग बैठे हुए हैं। वो बड़े मतलब दिलेरी से कह रहे हैं जी हम दोनों तरफ से पे हमला करेंगे। ये तो इंतहा में कहता हूँ ना कि बेवकूफ़ का ना बातें, इम्काना बातें आप इनको कह सकते हैं। लेकिन हम तो नहीं चाहते कि जंग हो। बहरहाल वहाँ पे जिनका भी जो मिशन था कश्मीर में रिलीजन के बेस पे लोगों को डिवाइड किया जाए, उनका वो मिशन तो फेल हो गया। क्योंकि जो लोकल्स थे, जिस तरह से उन्होंने वो जो जख्मी थे, जो उसमें जिनकी डेथ हो गई,
उनके साथ उन्होंने अपनी सिंपैथी पूरे, फिर वो कैंडल मार्च उन्होंने किए, पूरा जम्मू कश्मीर बाहर निकलाया। तो ये बहुत अच्छा मैसेज गया है पूरी दुनिया में, और दोनों मुल्कों को भी इससे सीखना चाहिए कि कश्मीरियों को मज़हब के तौर पे जो है ना एक दूसरे से कोई नफरत नहीं है। वो कहते हैं ये इंसान का प्राइवेट मसला है, वो अपनी प्रैक्टिस करे और एक दूसरे से वो मज़हब की बेस पे नफरत नहीं करते। लेकिन नासर तो यासिर अरफात एक छोटी बात देखें, जी कश्मीरियों ने वहाँ पे जो लोकल थे उन्हें बड़ा लोगों की जानें बचाई हैं, एंड 2 बंदे, मेरा ख्याल जो मेरी इतला है, 2 बंदे कश्मीरी जो हैं वो उसमें जी कैजुअलिटी हुई है उनकी। वो जो उनको बचाने वाले थे, घोड़े वाला एक दूसरा। बात यह है कि अगर उसका मजहब पे तकसीम तो करने की कोशिश की नहीं हुई, जी लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट से उनके जो आरएसएस और वो जो उनकी बीजेपी पार्टी है, उन्हें जब सब मुसलमानों को कहा गया जी मुसलमानों ने दहशतगर्दी की या कश्मीरियों ने दहशतगर्दी की, दैट वाज हर्ट अस। जी वो तो देखे ना, जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं दुनिया भर में कहीं भी उनके यही तरीके होते हैं, लेकिन करोड़ों इंडियन है जो सेकुलर हैं, प्रोग्रेसिव हैं, उन्होंने इसकी वाकई की मजम्मत की और कश्मीरियों को अप्रिशिएट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो क्लिप्स शेयर किए, लोगों को मोटिवेट किया कि आप वहाँ पे जाइए, कश्मीरी बड़े गुड होस्ट हैं, उन्होंने हर तरह से हमें हेल्प की, अपनी गाड़ियों में वापस छोड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है ना रखा है, अपने घर में रखा घरों है, में एयरपोर्ट रखा। छोड़ा है। तो ये देखें वो जो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो जंग के हामी ultimately और दोनों तरफ सच जंग के मुखालिफ हैं। सच लोगों के पास आ जाता है, वो ज्यादा देर तक झूठ का जो होता है ना वो उसके पाँव नहीं होते ना, कहते हैं सच लोगों तक आ रहा है, आएगा मजीद। तो कश्मीरियों ने शो किया कि उनका एक्सट्रीमिज्म से कुछ लेना देना नहीं। यासिर अरफात साहब प्लीज। एक आखिरी बात, परसों एक टीवी शो था वहाँ पे इंडिया का, तो वहाँ पे एक साहब थे, वो कह रहे थे कि वो साहब कह रहे थे कि अगर आप आर्मी चीफ हूँ इंडिया के तो आप क्या करें। तो उन्होंने कहा मैं GHQ पे जो है ना जनरल बैठे हुए 17-18, मैं सबसे पहले उनको मरवा दूंगा, आसम को तो आपके बात नहीं बनेगी। अब इसी तरह के लोग इधर भी तो है ना, असल ये ताली दोनों हाथों से बज जी रही है। जी वो तो खैर पहले तो एक ही स्टेट थी, तो अब वो अलग है। यासिर अरफात साहब आप इससे गुफ्तगू करें, फिर आता हूँ ताहिर साहब ने अगर बात कर रही हो वो करेंगे। बहुत फिर शुक्रिया हाँ। नासिर साहब, आपने टाइम दिया। इसके अलावा शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब का, शौकत साहब का, और खासूसी तौर पे मैं मशकूर हूँ जनाब कलीम सदीकी साहब का कि वो आए हमारे साथ और उन्होंने जिस अंदाज से यहाँ पे बातें की, मेरे ख्याल में मेरे कहने की तो कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ही करूंगा कि कश्मीरी अमन चाहता है, और पहलगाम में जो वाकया हुआ हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। पहले ही कश्मीरियों के मेरे ख्याल में कोई 1 लाख के कश्मीरी जो है 1 लाख के करीब और उनको कत्ल कर दिया गया। तो वो उस खून का जो है वो अब ऐसा बाकी है, और आगे एक नई जंग जो है वो सलत हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है, तो हमें इस चीज पे जो है वो सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। तो अब मैं चलता हूँ ताहिर साहब। अच्छा ठीक है, ताहिर साहब बात नहीं करना चाहते। शौकत साहब इसी डिबेट को आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। मेरा सवाल यह है कि जो वाकया हुआ टेररिज्म का, तो उसके बाद दोनों मुल्क ज़ाहिर है अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और इंडिया भी कह रहा है कि हम स्ट्राइक्स करेंगे जो उनके वहाँ पे कैंप्स हैं, दूसरा है सारी जगह। तो क्या 10-15 कैंपों को डिस्ट्रॉय करने से ये तो एक नैरेटिव है ना, स्टेट ने बिल्ड किया है 80s से लेके चल रहा है, आपको पता है इन्होंने इसको एक्सपोर्ट किया अफगानिस्तान में, कश्मीर में। आप फुटप्रिंट्स देखें तो मर्डरेट बमिंग की भी वहीं से होती है, 9/11 देखें, लंदन में जो हुआ, जगह जगह पे फुटप्रिंट्स वहीं पे जाते हैं, और ये ओपन सीक्रेट है, कोई हम यहाँ बैठ के कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, वो खुद उन्होंने एडमिट किया। तो हाँ जी उसमें यह है कि आप नहीं समझते कि अगर कश्मीर यूनाइट होता, दोनों मुल्कों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनकी, जो UN की तरफ से या इंटरनेशनल आप UN की जो मेंबर स्टेट्स हैं उन पे उनकी ओब्लिगेशंस होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं जो फुलफिल करनी होती हैं, अगर कश्मीर रीयूनिफाई हो जाता 70s में, 80s में, 90s में, तो ज़ाहिर है एक जो बेस है, जो लॉन्चिंग पैड है, तो वही ख़त्म हो जाता ना टेररिज्म। तो ऑफ कोर्स अगर बाहर से कोई मुल्क उसमें मुदाखलत करता, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसमें कूद पड़ती कि आप भाई दूसरे मुल्क में जाके मुदाखलत कर रहे हो। अब पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सेस नहीं है, तो इस मसले का हल आप किस तरह देखते हैं कि ये टेररिज्म किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, या क्या मुमकिन है इसका हल है?
मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं याद आ रहा है। मुमकिन है प्रोफेसर जाफर सैक्स ने कहा या किसी और दोस्त ने। उन्होंने कहा ये हुकूमतों के लिए तो बहुत आसान होता है कि वसाइल खर्च करके तो दहशतगर्द पैदा करें और जब मतलूबा नताइज निकलें तो उनके रिसोर्सेज बंद कर लें। लेकिन इस अमल में वो जो माइंड तैयार करते हैं वो तो मुसल्लह ही रहते हैं। अगर आपने उनके हाथ से अपना दिया हुआ इसलाह वापस ले लिया तो वो किसी और जगह से खरीद लेंगे। तो उसने कहा था कि ज़रूरत इस अमर की है कि अगर विजडम प्रिवेल करे और टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो उन लोगों को मेंटली भी डिसआर्म करना होगा जिनको आपने अपने मफादात के हसूल के लिए पार रखा है और उनको मिलिटेंट बनाया है दिमागी तौर पे भी। और तब जब दिमाग तैयार ना हो तो आप किसी को भी हथियार दे दें। अगर मेरा मन नहीं चाहेगा तो जितना भी सोफिस्टिकेटेड वेपन है मैं इंसान पे नहीं चलाऊंगा, वो चाहे मेरा जो है वो मुखालिफ हो या उससे मेरी नजरियाती हमांगी बिल्कुल ना हो। तो सो दैट ये जैसे आपने खुद भी फरमाया और प्रोफेसर साहब, ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इन जैसे दानश्वर जिनकी पूरी दुनिया पे एक बड़ी गहरी नज़र है और उसके इम्पैक्ट को भी ये एनालाइज करते हैं। इनके मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, इवन सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल पे भी और शख्सियात के रोल पे भी इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा। सोसाइटी के तजादात पे भी एक मार्क्सिस्ट एंगल भी इन्होंने बयान किया जो बिल्कुल ट्रू है। बेस्ड जो फाइंडिंग्स हैं वो बेस्ड ऑन ट्रूथ हैं, हकायक पे मबनी हैं। अब यह है कि पाकिस्तान का जो बदकिस्मती है कि हम मतलब मैं आज जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो मैं कोई मिलिटेंट तो नहीं था। मैं तो उस वक्त भी पीस की बात करता था। एक पूरी तारीख जो है इस बात की विटनेस है कि हमने उस वक्त भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को ये बावर कराने की कोशिश की कि ये टूल ना इस्तेमाल करें, ये टेररिज्म का, इसको बतौर पॉलिसी मत इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म उसी सोसाइटी को पर सबसे पहले हमलावर होते हैं और उसकी सोसाइटी को तबाही के धाने की तरफ बढ़ा देते हैं। और उस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं होते कि उनको कोई काउंटर करें। आज भी देखें, टीटीपी हो, तालिबान हो, दीगर जो मजहबी इंताब पसंद हैं, तो वो किसको कत्ल कर रहे हैं? पाकिस्तान में उन सैन वॉइसेस को जो पाकिस्तानी हैं, जो दोस्ती की बात करते हैं, अखवत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा राइट देने की बात करते हैं, राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, वो अंडर अटैक हैं। मौलवी फतवे जारी करता है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ, डिफेंडर्स के खिलाफ, और टेररिस्ट जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वैसे भी मैं एक बात आपके इस प्रोग्राम की से कि देखिए, ये एक्सक्यूज किसी भी हुकूमत को नहीं दिया जाना चाहिए कि मेरी धरती पे फलां आदमी को आके फलां मुल्क की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मारा। ये जो ह्यूज फंड्स दिफा के नाम पे खर्च हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर उन पाकिस्तानियों का या वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीरी हैं, उनकी जान माल की हिफाजत करना पाकिस्तान का काम है। पाकिस्तान के दफाई इदारों का काम है कि उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप हर एक से टैक्स लेते हैं उनके नाम पर। और हिंदुस्तान के अंदर भी जितने भी वाक़यात होते हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो या कोई और मुल्क इन्वॉल्व हो, लेकिन आपने लोगों की, आपने सैयों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में जो नाकामी है उसका कम से कम एतराफ़ तो किया जाना चाहिए कि हम लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर पाए। बाकी जहाँ तक वो है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान
तारीख के तजर्बों से कुछ सीखने वाला है। अगर सीखना होता तो आज पाकिस्तान है उस दाने पे खड़ा है जिसे माहिरीन मैशियत जो है वो कहते हैं कि ये डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है। वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से दिन ब दिन मार्केट स्पेस कम होता जा रहा है और पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1980 के बाद तो किसी नई फैक्ट्री के लगने का कोई हमने नहीं सुना। इसी वजह से जो आदाद शुमार आते हैं बेरोजगारों के वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता है और अबव 50% लोग जो है वो बिल्कुल उनको किसी किस्म की कोई असिस्टेंस नहीं है। और इलाज मालिया की भी यही सूरत है। हुकूमतें वो ऐलान करती हैं कि हमने ये कार्ड जारी कर दिया, हमने ये फैसिलिटीज मुहैया की, हाँ, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाला ना उस कार्ड को ऑनर करता है और ना ही उनको वो फ्री ऑफ सर्विस मुहैया करता है। मुख्तलिफ हीले बहानों से अल्टीमेटली उसका सारा बोझ मरीज या उसके वर्सा उठाते हैं। तो सो दैट ऐसे मुल्क के हुक्मरानों को तो ज्यादा संजीदगी की जरूरत होती है अपने मुल्क के मफाद में। और टेररिज्म ने पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं दिया। आज पाकिस्तान के अपने हुक्मरान भी, पॉलिसी साज भी और जो बयानियां भी ये अख्तियार किए हुए हैं कि हम तो विक्टिम है टेररिज्म। लेकिन FATF में तो हिंदुस्तान नहीं था ना, FATF में मतलब पाकिस्तान था। और ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक मुल्क की ख्वाहिश के तहत बैनुल-अक़वामी बरादरी में रहने वाला एक मुल्क जिसके सारी दुनिया के साथ रिलेशनशिप भी हो तो वो उसको खामखा में डाल दे। और कितने जतन पाकिस्तान को करने पड़े FATF से कि ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के लिए, ये भी ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। उसके बावजूद अपने आप को एसोसिएट करना ऐसे ग्रुप्स के साथ। और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि वो जो जनरल आसिफ मनीर की जो है ना तकरीर के नतीजे में ये वाकया हुआ है, मैं ये भी शायद ना कहने की पोजीशन में हूं कि किसी और रैली की वजह से ये वाकया रोनमा हुआ है। ये तो एक कंटिन्यूअस अमल है और हमने किसी भी लम्हे लोगों को बखबर रखने में कोताही नहीं बरती। हमारे वीलॉग इस बात के गवाह हैं, हमारी स्टेट भी, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंटैक्ट है, उस पर कोई जद नहीं पड़ी। टैक्टिकल शिफ्टिंग्स होती रहती हैं। एक कैंप अगर यहाँ एक्सपोज हो गया तो उसको दूसरी जगह किसी शिफ्ट कर दिया। लेकिन रावलाकोट की रैली जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, और मैं कहता हूं कि फॉर इंस्टेंस कि अगर वो कोई इंडिजिनस लोग होते, यानी वहीं के रहने वाले होते, तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं कि ठीक है भाई, हर मुल्क के अंदर एक इंताब संद है और एक पुरअमन है, एक बंदूक बरदार है और एक अनआर्म्ड है, एक जंग चाहता है, एक जंग नहीं चाहता। लेकिन जिस वक्त है लोग उस लिमिट को क्रॉस करके उस जगह पहुंचते हैं, तो उस वक्त चूंकि पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज ऑफ कश्मीर में कोई आदमी भी जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स है वो प्रायर परमिशन ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री वो नहीं जा सकता। इवन जो कश्मीरी है, अगर उसके पास वो जो ओवरसीज आइडेंटिटी कार्ड ना हो जो पाकिस्तान हुकूमत जारी करती है, तो उसको वीजा लेना पड़ता है। और वीजा लेने वाले को इस्लामाबाद में बताना पड़ता है कि मैं अपनी फैमिली क्यों आया हूं और मैंने अपनी फैमिली को मिलना है। ये कानून है। लेकिन हमास के लीडर, मुझे कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमास का रोल तो आलमी सतह पे एक बहुत वाज़ेह है। और फिर उनकी अपनी एक, आप देखें कि एक इनफाइटिंग की भी एक हिस्ट्री है। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन या यासर अरफात की रेट को जितना नुकसान जो है वो हमास ने पहुंचाया। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते, लेकिन हम जैसे लोग कहते हैं कि कभी तो सच बोलना पड़ेगा ना, तब जाके तो कोई लोग जो है वो इन कार्रवाइयों के पीछे। और अगेन मैं प्रोफेसर साहब को
ही कोट करूंगा जिन्होंने अभी सीरिया के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किस तरह 7 मुल्कों को इन्होंने मिल के प्रॉक्सी वॉर के जरिए टेररिज्म को फैला के जो है वो इनको तबाही के दाने पे खड़ा किया, जिसमें उसने इराक का जिक्र किया, उसमें सीरिया का जिक्र किया, उसमें लीबिया का जिक्र किया, उसमें सूडान का जिक्र किया, एक और मुल्क का नाम मुझे अभी सोमालिया। तो सो दैट ये सारी चीजें, और जिस तरह नासिर साहब ने अपनी तमीन में कहा कि लिंक डांडे जो है वो चाहे बरतानिया में कोई हादसा हो या कहीं हो, उसको कहीं ना कहीं से हम रिपोर्टें जिस वक्त बाहर आती हैं, अच्छा जी इसने ट्रेनिंग पाकिस्तान में हासिल की, इसमें फोटा में जाके हासिल की थी। तो सो कौन है वो फैसिलिटेटर्स जो दुनिया भर के गुंडों बदमाशों को ले जाके वहां ट्रेनिंग देता है और फिर अपनी जगह पे महफूज होता था। तो ये तो पाकिस्तान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी कि वो कौन से रोग एलिमेंट है, या पूरी स्टेट की पॉलिसी यही है। इसलिए ये है कि ये बहुत बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के पॉलिसी साजों ने अपना मन नहीं बदला, और हम ये बार बार कहते रहे, और हमने हमेशा इंटरनेशनल फोरम पे भी कहा कि ये जो आज़ाद कश्मीर है, जो अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, इसको बतौर टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब करने को, सवाल उठाने को तो बहुत उठाए जा सकते हैं ना, कि इधर अभी पाकिस्तान आर्मी है, एक आम आदमी अगर सरहद के LOC के उस पार देखने की कोशिश करे तो पाकिस्तानी नहीं देखने देता, और अगर थोड़ा सा इनकी आंखों से बच के थोड़ा सा आगे जाए तो इंडियन आर्मी का सिपाही खड़ा है। इसके बावजूद जब टेररिज्म, 2 पावरफुल आर्मी जिनके अपने दावे मौजूद हैं, टेररिस्ट अगर हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और ये सारा मैकेनिज्म फेल होता है, तो कहीं ना कहीं तो एक शुरू करता है और दूसरा उसको गोद ले लेता है। दोनों का मन जो है वो टेररिज्म को कुचलने का होता, तो देखना ये चाहिए था कि ये जो इश्यू है जिसको मसला कश्मीर कहते हैं, इसके हल के लिए कश्मीरी अवाम को, कश्मीर की लीडरशिप को कितना एक एंगेज किया दोनों ने। हमारी कंसर्न सुनने के लिए वहां कौन कौन से लोग हैं जो तैयार हैं कि वो सुने कि हम ये इतने अरसे से जो बकवास कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनने के लिए तैयार, ना इंडिया में सुनने के लिए तैयार है ना पाकिस्तान के लिए। तो अल्टीमेटली जब हुक्मरानों के कानों पे जून ना रेगे तो ओवरऑल एक एलिनेशन सोसाइटी में आती है कि जैसा हो रहा है उसको होने देना, लोगों की वो जो सेंसिटिविटी की वो हिस्स जो है वो मर जाती है। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीरियों को हिस्स को मारने में किसी हद तक हैं कि आज कश्मीरियों को पता नहीं हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। कंपल्शंस में लोग इधर उधर नारेबाजी करते हैं, लेकिन दुखी तो वो हैं जो वो कोलैटरल डैमेज हुआ। आप हैं एक टेररिस्ट की सजा जो है वो सारे खानदान को खुले आसमान तले भेज के उसका घर डायनामाइट करते हैं। ये कौन से विजडम की बात है, ये कौन सी कोई प्रो ह्यूमन एक्टिविटी है। हम सारे पूरा बर्रे सगीर जो है वो फैमिली सिस्टम, शायद हमारे जो मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं उनमें फैमिली सिस्टम ब्रेक हुआ हो, लेकिन विलेजेस के अंदर तो आज इंडिया के अंदर भी और कश्मीर और पाकिस्तान में तो आज भी हम बरसा बरसे एक दूसरे को, खानदानों को, पड़ोसियों को, सबको जानते हैं। और क्या कोई वालिदैन, कोई पेरेंट्स ये दावा कर सकते हैं कि उनकी सारी औलाद उनके डिसिप्लिन में है, उनकी ख्वाहिशों के ताबे जिंदगी बसर कर रही? कहीं हैं जो आवारागर्द हो जाते हैं। तो आवारागर्दी की या टेररिज्म की सजा उनके पेरेंट्स को देना, उसके माँ बाप को देना, उसको बहनों को देना, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ब्रुटलिटी है। जहाँ पहलगाम वाकये के अंदर लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारना ब्रुटलिटी है, वहाँ इस तरह के इकदाम भी ब्रुटलिटी के ही जुमरे में आते हैं। और मैं समझता हूँ कि सेंस को प्रिवेल करना चाहिए। और जब तक हाँ, हमने कई दफा हल भी इसके पेश किए कि एटलीस्ट आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी कश्मीर को रीयूनिफाई, कश्मीरियों को मुतहद होने दें। उनकी सरजमीन पे जो खींचे हुए आपने नफरतों की जो एक दीवार खड़ी की हुई है जिसका नाम LOC है, इसको मटाएं और कश्मीर को एक बफर बनाएं जो कश्मीर की सिविल सोसाइटी, कश्मीर की क़यादतें, पॉलिटिकल पार्टीज गारंटी करेंगी पड़ोसियों को कि ये सरजमीन आपके मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी।
एटलीस्ट हमें इंटरनल वो ऑटोनॉमी तो दे ना, कि कम से कम हमारा जो लीडर हो, हमारा जो हुक्मरान हो, वो कश्मीरियों के सामने जवाबदेह हो, उसको ये कहने का मौका ना मिले कि मेरे पास हथियार नहीं है। और इस हिस्से के अंदर हो या उस हिस्से के अंदर हो, दोनों नुमाइंदों की हम जब बातें सुनते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वहां चीफ मिनिस्टर के अंडर जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस नहीं है जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और इधर वाले को सुनते हैं तो वो भी यही कहता है कि ये जो 4 पावरफुल लैंड ऑफिसर्स हैं, दे बिहेव लाइक ए वो सराय, हमारी इस बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो नमाशी चीजें आप पाल के रख रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले, इस पे थोड़ा सा संजीदगी से गौर करके इस सरजमीन पे बसने वालों के जो जिंदा दुख हैं उनको एड्रेस करें, ताकि टेररिज्म को अवाम की ताकत से खत्म किया जाए। अवाम ही इनको डिमिलिटराइज कर सकते हैं, अवाम ही इनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। जब अवाम में किसी किस्म की कोई कबूलियत नहीं होगी तो टेररिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। टेररिस्ट जो है वो जब मैं उसको नफरत की नजर से देखता हूँ तो वो नहीं सामने खड़ा हो सकता। जी बिल्कुल। तो सो दैट हम तो ख्वाहिश का ही इज़हार जो कर रहे हैं। रावलाकोट में रैली थी जिसका आपने जिक्र भी किया, जी, उसमें आप देखिए कि जो लोकल्स थे तो वो न होने के बराबर थे। पूरी स्टेट उनकी मशीनरी थी, उन्होंने लाया चुन चुन के लोगों को, पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से भी गए हुए थे, जो कलअदम तंजीमें उनको कहते हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशन। और जो रिसेंट मूवमेंट वो आज़ाद कश्मीर में चली, राइट्स की मूवमेंट, पीपल्स राइट्स मूवमेंट, वो रावलाकोट से एक तरह से उठी। और आम जो लोग हैं, बड़े सेकुलर हैं, प्रोग्रेसिव हैं, उनका टेररिज्म से लेना देना कुछ नहीं है। ये चंद एक लोग हैं, चंद एक उन्होंने मदरसे खोले हुए हैं जिनका एक ये बिजनेस बन गया। और दोनों साइड पे, जिस तरह आपने कहा कि एक ने शुरू किया दूसरा ने गोद ले लिया, दोनों को सूट करता है और ये बढ़ रहा है वहाँ पे। तो ये जब जिस तरह आपने आइडिया दिया कि बफर स्टेट होनी चाहिए कश्मीर, और वो उसकी सरजमीन ना इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना पाकिस्तान ना चाइना के खिलाफ। और जब जो जहाँ तक न्यूक्लियर वार का ताल्लुक है तो उसमें तो किसी की जीत नहीं होती। यूएस ने यूज़ किया तो चाइना उससे हज़ारों किलोमीटर दूर था, उसमें यूएस को ये कोई खतरा नहीं था कि इसके असरात हम पे भी आएंगे, क्योंकि आपने एनिमी को मारना था। लेकिन आपके तो बॉर्डर्स लगते हैं, आपका तो हवाओं का रुख तो हवा डिसाइड करेगी ना, आपको तो नहीं कि इंडिया पे फेंक दिया तो इंडिया में ही रहेंगे, उसके असरात वो पाकिस्तान में भी आएंगे, कश्मीर में भी आएंगे, चाइना में भी आएंगे। और चाइना की एक क्वालिटी है कि वो कम से कम ये एक्सट्रीमिज़म, इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते ना, वो करते हैं। लेकिन जाहिर है पूरी दुनिया में जो उनको आइसोलेट करने की पॉलिसी है, तो उसमें फिर पाकिस्तान वो एज ए अपनी प्रॉक्सी आप कहें जो भी, तो वो यूज़ करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने अपने जो मोस्ट एडवांस जो फाइटर जेट्स हैं वो भी दिए। हालांकि कोई नेशन भी जो मोस्ट एडवांस वेपन होता है वो पहले किसी दूसरे मुल्क को नहीं देता, अनलेस के उससे एडवांस वो उनके पास टेक्नोलॉजी ना आ जाए। तो ये चाइना एक एग्जांपल उन्होंने सेट किया पूरी दुनिया में कि वही तैयार है जो आज तक उनके पास मॉडर्न है, वही पाकिस्तान को भी दिए। तो डेफिनेटली चाइना का भी उस खित्ते में बड़ा बढ़ता हुआ असर और सूख है। और कश्मीर के हवाले से भी आप लद्दाख में देखें, उन्होंने बड़ा वो इंक्रोचमेंट उनकी हुई है जगह जगह पे। तो ये जिस तरह आपने कहा कि जब तक बफर स्टेट नहीं बनती कश्मीर, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और जब तक लोग एम्पावर नहीं होंगे, लोकल्स, उनको ये नहीं पता होगा कि हमारे पास भी अथॉरिटी है। जिस तरह आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो आईजी होता है पाकिस्तान, उसके अंडर होती है पुलिस, और ये सूरत हाल इंडिया में भी हो गई। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो डिप्टी, बस वो अफसोस ही कर सकते थे, रो ही सकते थे, और वो रोए। उन्होंने कहा मेरे इख्तियार में नहीं है, पुलिस भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। इससे बड़ी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है तो उनके अंडर है, या फेडरल गवर्नमेंट पे जो इंटीरियर मिनिस्टर है। तो मैं सॉरी टू से एक लफ्ज आपको बताना चाहता हूँ कि इससे बड़ी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की क्या तौहीन होगी कि वो मिलता है इंटीरियर मिनिस्टर से, और उसके बाद वो इंटीरियर मिनिस्टर से कहता है कि अब हमने सिक्योरिटी की मीटिंग करनी है, यू मे गो। और गवर्नर वो नहीं थे, उसमें उससे उनको भेज दिया गया 8 अप्रैल तो अगर आप इस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप को, इलेक्टेड लीडरशिप को ह्यूमिलिएट करेंगे तो उसके नताइज तो अच्छे कभी नहीं बरामद हो सकते। चाहे जितनी आपके पास बम हो, चाहे जितनी आपके पास मिलिट्री माइट हो, मिलिट्री माइट से अगर आवाजें दबती होती तो आज दुनिया में अमेरिका के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी बाहर ना निकालता। जी, आज 1 मई है, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं। जो शिकागो के हमारे मेहनत कश थे, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए,
हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं आज के दिन के हवाले से कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज जो 8 घंटे की जो टाइमिंग है वर्किंग की, ये पॉसिबल हुई और दुनिया में मज़दूरों ने, जो वर्किंग क्लास है, उन्होंने अपने राइट्स लिए। तो हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और जो पूरी दुनिया में मेहनत कश हैं, जो अपनी स्ट्रगल है उनके राइट्स की, हम उनके साथ हैं, अपनी सिंपैथीज, अपनी सपोर्ट उनको एक्सटेंड करते हैं। तो इस पे शौक साहब 2 मिनट आप बात करें, फिर प्रोफेसर साहब पे भी इसी टॉपिक से। मैं तो सिर्फ शिकागो के शहीद मजदूरों रहनुमाओं का को खराज अकीदत पेश करने के साथ जो उन्होंने इंसानों के लिए, वर्किंग क्लास के लिए जो कुर्बानियाँ दी, आज पूरी दुनिया में अगर औकाते कार 8 घंटे हैं तो ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। और हमारे यहाँ भी बहुत सारी मजदूर तहरीकें, किसान तहरीकें मौजूद हैं। और आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर तो एक ऐसी हिस्ट्री है कि जो रेशम खाना के जो मजदूर थे, शिकागो के शहीद मजदूरों से पहले वहाँ तो गालिबन 8 बंदे को शहीद किया गया। यहाँ 12 आर्मियों को शहीद किया गया था उस वक्त। वो भी यही औकात कार 8 घंटे मांग रहे थे, मजदूरी की गारंटी मांग रहे थे, सोशल सिक्योरिटी मांग रहे थे। लेकिन चूंकि इन मजदूरों की तहरीक के नतीजे में उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया में पड़ा और आज सारी दुनिया में कमोबेश इन औकात कार पे न सिर्फ कंसेंसस है बल्कि लो बने हुए हैं, बल्कि साथ में आज हर मजदूर को जो ग्रेजुएटी मिलती है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, छुट्टी विद पे मिलती है, ये उन कुर्बानियाँ का सदका है उन लोगों के कि आज मजदूर निस्बतन एक बेहतर प्रोटेक्शन में मौजूद है। अगरचे आज भी उसके खिलाफ, उसकी मेहनत के खिलाफ साजिशें अपने पूरे उरूज पे हैं। तो मैं तो उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि दुनिया भर के मेहनत कश जो है वो उनके उस जज्बे को अपने परचम तले थाम के तो अपने हुकूक के लिए भी बिना किसी खौफ के जुर्रत और बहादुरी के साथ सारे मेहनत कश अवाम के हक के हुक्मरानी के लिए जदोजहद को जारी रखेंगे। जी, थैंक यू शौकत साहब। मैं प्रोफेसर कलीम सिद्दीकी साहब की तरफ आता हूँ। तो बाकी तो जो साउथ एशिया है, जो कश्मीर है, इंडिया के हवाले से, चाइना के हवाले से हमने बात की, लेकिन शिकागो के हवाले से जो आज का डे है 1 मई है, तो लेबर डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए, हमें ग्रेजुएट कीजिए, हमारे नाजरीन को भी, हमें भी। थैंक यू वेरी मच। जो चेयरमैन शौकत साहब ने कहा मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ इससे। और शिकागो में जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, कुर्बानी जो दी, खराज अकीदत पेश करता हूँ। और ये हुआ कि उसके बाद जो है फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, और उसके बाद फिर जो उसके नतीजे में राइट्स जो है इंग्लैंड में, यूरोप में, हर जगह मिले। दोनों जद्दोजहद जो वर्किंग क्लास की हुई ये सरमाएदारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, और फिर रशियन रेवोल्यूशन से बहुत मिला। रियली हम बताएं आपसे, उससे पहले 1 मैन वोट कोई नहीं था इंग्लैंड में 1929 में, 30 में। रशियन रेवोल्यूशन के बाद प्रेशर इतना हुआ कि उन्होंने लेट 20s में एलोकेट किया सबको 1 मैन 1 वोट। पहले गरीबों को कोई हक नहीं था, प्रॉपर्टी के साथ वोट था। औरतों को कोई वोट का हक कोई नहीं था इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, यहाँ और फ्रांस में भी नहीं था। इन्होंने बाकायदा ये हक जद्दोजहद के जरिए हुआ। उसमें अक्टूबर रेवोल्यूशन ने बहुत 1917 में जो हुआ उसका। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि वेलफेयर बेनिफिट जो है, NHS इंग्लैंड में कोई NHS नहीं था, डेंटिस्ट वगैरह कोई फ्री नहीं थे, और गरीब कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। बहुत बुरा हाल था यहाँ। और गरीबों के लिए काउंसिल हाउस वगैरह कोई नहीं थी। ये 1945 के बाद जो है जो वेलफेयर बेनिफिट वगैरह लॉन्च हुआ, जो अटले की गवर्नमेंट आई पावर में, और ये सब 2 काम हुए। एक तो वर्किंग क्लास जो स्ट्रगल बढ़ी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में बढ़ी वर्किंग क्लास की, और दूसरी बात है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन का प्रेशर बढ़ा। अक्टूबर रेवोल्यूशन बहुत प्रेशर बढ़ा, उसकी वजह से जो केन्जियन इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया। हालांकि केन्स 1917 से लिख रहा है कि स्टेट जो है इन्वेस्ट करके एग्रीगेट डिमांड बढ़ाए और वर्कर को जो है वेजेस वगैरह ज़्यादा दे ताकि वो डिमांड करें, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। लेकिन बिल्कुल जो है जो कैपिटलिस्ट हो जाते थे फ्री कैपिटलिस्ट जो है, लेकिन वो तो जो है वर्ल्ड वार हुई और फिर ये रशियन रेवोल्यूशन वगैरह हुआ, उसकी वजह से बहुत बढ़ा। तो मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ जो चेयरमैन साहब ने कहा, शौकत साहब ने। और थोड़ा सा मैं 1-2 चीज़ के बारे में जो कहा कमेंट कर दूँ ज़रा उसके बारे में, जो इन्होंने कहा, अगर आप इजाज़त मुझे दें तो। जी प्लीज। इन्होंने कहा ना टेररिज्म के बारे में मैं आप बताता हूँ कि
ये 1950s में मैकैथी वगैरह यहाँ जो है अमेरिका में टेरर था लेफ्ट के खिलाफ बहुत ज़्यादा, सब उन्होंने पॉल ब्रांड बहुत बड़े फेमस मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, उनको निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से वहाँ, जो कि जोसेफ शम्पीटर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे वहाँ हार्वर्ड में, उनके स्टूडेंट थे पॉल ब्रांड, और ये टॉप के स्टूडेंट थे, इनकी अपॉइंटमेंट हो गया था, लेकिन सिर्फ इन्होंने एक मार्क्स के फेवर में एक आर्टिकल लिख दिया था कि सरप्लस वैल्यू क्या होता है, उसके चक्कर में उनको वहाँ से निकाल दिया। अब मैकार्थी ने विच हंटिंग की पूरे अमेरिका में, लेफ्ट को टेरराइज किया, ट्रेड यूनियन लीडर को टेरराइज किया। तो 1960s में इसी अर्ली 60 में, उसके पहले उनको कत्ल होने से पहले मैल्कोल्म एक्स ने कहा था कि चिकन इज कमिंग होम टू रूस्ट। JF कैनेडी को जब मर्डर हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये आप टेररिस्ट को पैसा दे रहे हैं, ये आपको ही बाद में ये टॉर्चर पूरे मुल्क को जो है वो टेररिस्ट बना देगा। वही पाकिस्तान में हो रहा है जी। अच्छा, दूसरी बात थोड़ा सा मैं कहूँगा पाकिस्तान इकॉनमी के बारे में थोड़ा सा मुझे याद है। क्या हुआ कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा बुरा हाल है रियली। देखिए पिछले 30-40 सालों में आप एक्सपोर्ट क्या करें, रॉ मटेरियल, कोई आपने वैल्यू जो है इम्प्रूवमेंट नहीं किया। एक्सपोर्ट जो कमोडिटीज आपकी है वो एकदम थर्ड वर्ल्ड जो है उनका जो सबसे पर कैपिटा इनकम में जो सबसे जो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, जैसे अफ्रीकन कंट्री, उनका हाल पाकिस्तान का है। तो ये कब तक कंटिन्यू करेंगे, इतना बड़ा मुल्क है, एग्रीकल्चर के ऊपर या एक्सपोर्ट जो है वो जो है रॉ मटेरियल वगैरह है, एग्रीकल्चर वगैरह है। बिलावजा अखबार में आता हर हफ्ते कि सोने की कान निकल गई है, डायमंड की कान निकल गई, तेल जो है हर घर के नीचे है, पेट्रोल डायमंड जो है, ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कह करके जो है। तो ये जो है आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को जो गैप है बढ़ रहा है। पहले ये गैप पूरा होता था अमेरिकन मिलिट्री एड से। मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने लिखा है पाकिस्तान में जो है अमेरिकन मिलिट्री एड ने कैसे रूलिंग एलिट को जो एक नई लाइफ लाइन दी, उनको नया दिया जिंदगी रहने के लिए, जो है एक लाइफ लाइन प्रोवाइड की रूलिंग ने, अमेरिका ने जो है, अमेरिकन इंपीरियलिस्ट ने जो है। अब जो वो बताइए कब तक आपका एक्सपोर्ट जो है कम है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, और रूलिंग एलीट का जो है ना लग्जरियस कंजम्पशन, कंस्पिरस कंजम्पशन कहते हैं उसको, वो बढ़ रहा है, समझा आपने, और करप्शन बढ़ रहा है। उनके लिए फॉरेन प्रॉपर्टी वो खरीद रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, ये वो, और मासेज वो पिस रही है, उसका बहुत बुरा हाल है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चल नहीं सकता बिल्कुल, और पाकिस्तान बिल्कुल बैंकरप्सी से है, और यूएस इंपीरियलिज्म का ये कब तक ये काम करेंगे, पूरे इलाके को उन्होंने डिस्टेबलाइज कर रखा है, और दैट इज वेरी वेरी अनफॉरगिवेबल एंड वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। जी जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और पाकिस्तान देखिए इस तरह के हुक्मरान वहाँ पे बैठा दिए गए। जी जी, ये आपने जिस तरह कहा ना कि ये एक तरह से सब्ज बाग दिखाते हैं लोगों को ना, कि बड़े बड़े प्रोमिसेस, ये उन्हें जा रहा है, ये उन्हें जा रहा है, हमने ये फाइंड आउट कर दिया, ये हमने वो किया। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे जी, उनकी स्टेटमेंट देखिए कि जी हम कराची में ड्रिल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीक आपको बताएंगे, बहुत बड़ी गैस और ऑयल के रिजर्व्स हमें मिल गए। तो कुछ 10 दिनों के बाद लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो कहते हैं जी वो जो सी में दूसरी साइड पे सुराख हो गया, तो गैस लीक हो गई, उधर चलेगी। उनको पता ही नहीं है कि सी कितना डीप होता है, उसमें वो फुटबॉल थोड़ा ही है। तो इस तरह के लोग उन्होंने बैठा दिए हैं। तो आज की डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हैं। तो उसमें यह है कि हमारा मैसेज है सब मुल्कों को कि इस उम्मीद पे अपने गार्डन में या अपने बैकयार्ड में सांप पालना कि ये सिर्फ पड़ोसियों के बच्चों को ही डसेंगे या काटेंगे, तो ये पॉलिसी आपको चेंज करनी होगी। ये टेररिज्म जो एक्सपोर्ट हो रहा है इसको रोकना होगा। अगर आप अपने मुल्कों की भी बेटरमेंट चाहते हैं, कश्मीरियों की भी, और मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं, तो इस टेररिज्म का जो नेटवर्क है, इसकी रूट्स हैं, उसको उखाड़ फेंकिए ताकि आपके मुल्कों से भी गुर्बत खत्म हो, डेवलपमेंट हो। और चाइना आपके पास है पड़ोसी, उसकी आप नकल कीजिए। कि रेयर अर्थ का आपने जो कहा उसमें उसका 69% शेयर, और दूसरे नंबर पे जो मुल्क है उसका ओनली 11% है। और जो उसको प्रोसेस करने में चाइना का शेयर है वो तो 90 से भी ज्यादा, 90% से ज्यादा पूरी दुनिया में चाइना रेयर अर्थ, जो आज की आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सेल फोन्स हैं, टीवी, टेलीफोन्स, एवरीथिंग, जहाज, उसमें वो यूज होते हैं। तो आप उसको कॉपी कीजिए। तो ये जो मजहब का हथियार है, जो एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म को स्टॉप कीजिए और इंसानियत के जो आप पैगाम पूरी दुनिया में फैलाइए। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू, इट वाज एन ऑनर एंड प्लेजर कि आप तशरीफ लाए। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की। अलीम साहब ने, यासर अरफात साहब ने, अशफाक साहब ने, ताहिर साहब ने इसमें
सबने पार्टिसिपेट किया, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू जनाब।